तो आज तक के मंच पर आज चर्चा इस बात की होगी कि संघ के 100 साल कैसे रहे हैं। इस देश पर अगर नजर डालें, इस देश में उनकी भूमिका, उनका योगदान या फिर किस तरह से उन्होंने प्रभाव डाला, इन सब पर चर्चा करने की शुरुआत कर रहे हैं। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष अभय दुबे जी रखेंगे। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विजय त्रिवेदी जी एक पत्रकार और करीब से जिन्होंने नजर रखी है इस देश की राजनीति पर, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला प्रश्न सुधांशु जी आप ही से होगा और वो प्रश्न ये है कि संघ और ये देश कैसे जुड़े हैं, क्या योगदान रहा है, कितनी भूमिका आप देखते हैं? देखिए, कार्यक्रम साहित्य आज तक का है और बहुत से लोगों को शायद पता हो कि साहित्य की परिभाषा क्या होती है। आचार्य मम्मट के काव्य शास्त्र में लिखा है सहितस्य भावः इति साहित्यम, जिसमें सबके हित का भाव निहित हो वो साहित्य है। और सबके हित के भाव के साथ जीवन कैसे जिया जा सकता है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिखाया है, जिसे मैं एक पंक्ति के रूप में कहना चाहूंगा जो हम लोग शाखा पे कहते थे, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। संघ के प्रचारकों ने वही जीवन अडॉप्ट किया और आपने देखा दो प्रचारक प्रधानमंत्री भी बने, श्रद्धेय अटल जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने युवावस्था में ही तय कर लिया, क्या तय कर लिया? यह भी संघ का ही गीत था, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और परिवर्तन क्या आया, मैं परिवर्तन बताना चाहता हूं। परिवर्तन यह आया कि 16 मई 2014 को हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार पहली बार बनी। और वैसे मैं एक अनुभव बताना चाहता हूं कि जब 15 अगस्त 98 को अटल जी लाल किले की प्राचीर से ध्वज फहरा रहे थे भारत का, तो तमाम लोगों के मैंने आंखों में आंसू देखे। वो इसलिए आए कि पहली बार हम एक स्वयं सेवक को लाल किले से झंडा फहराते देखना चाहते हैं। अब जब मोदी जी की सत्ता आई तो क्या हुआ? लंदन से निकलने वाले अखबार संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा 18 मई 2014 को कि 16 मई 2014 शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री ऑन द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे पहले उन विचारों का शासन रहा जो कहीं ना कहीं मानसिकता उनकी ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत से ग्रस्त थी। और मैं उसका प्रमाण बताता हूं। आपको पता 1997 तक इंडिया का बजट कितने बजे प्रस्तुत होता था? शाम 5 बजे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था, लंदन में 12 साढ़े 11 बज रहे होते थे, इसलिए 5 बजे होता था। अटल जी की सरकार में चेंज हुआ। हमारा बजट 28 फरवरी को क्यों आता था? चूंकि इंग्लैंड में बर्फ पिघलती है फरवरी के अंत में तो मौसम शुरू होता, हमारे यहां तो मानसून आ जाता है जून में, तो मोदी जी ने उसको 1 फरवरी को करना शुरू किया। इसलिए बदलाव बहुत आया है। और मैं बदलाव कहूं तो इस बार की आपने व्हाइट हाउस में दिवाली देखी, कितनी खुशी से मनाई गई। और बदलाव ये आया कि वो अंग्रेज जो कहते थे हिंदुस्तानी तो इस लायक हैं कि इन पे हुकूमत इसलिए की जाए कि इन्हें राज करना नहीं आता है, उस 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बैठ के एक प्रधानमंत्री ने कहा कि आई एम ए प्राउड हिंदू और मुझे इंस्पायर करने के लिए गणेश जी की मूर्ति वहां पर रहती है। और अंत में एक लाइन और कह दूं, जब हमने शुरुआत की थी 1925 में तो इस देश को क्या माना जाता था? नटो बाजीगरों का देश, हम न पढ़ाई में, न लिखाई में, न किसी चीज में आगे नहीं है। और आज भारत जिस ऊंचाई पे पहुंचा उसमें सबका योगदान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल हमारा योगदान है, परंतु उस योगदान को स्वाभिमान देने का काम हमने किया। और एक फैक्ट के साथ बोलता हूं, देखिए ये आज इंटरनेट का रिवोल्यूशन आया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत रेडियो वेव से हुई। रेडियो वेव्स का क्रेडिट किसको जाता है? मार्कोनी को जाता है ना। मगर इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ने वर्ल्ड में 2012 में माना कि इट वाज जेसी बोस हु हैज फर्स्ट इन्वेंटेड, बट उनको पेटेंट नहीं मिला था। ये 2012 में हो गया, पर आपने 2014 से पहले सुना नहीं होगा, क्योंकि भारत का स्वाभिमान का उदय जब हुआ तो वो चीज भी याद आई जो 2012 में साइंस टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया ने रिकॉग्नाइज कर ली। चाहता हूं देश तुझे कुछ और दूं, ये संघ की भावना है। अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है इस पर? साहित्य आज तक के मंच पर हमारे भाई सुधांशु जी ने
उसको हितों की व्याख्या से जोड़कर देखा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म ऐसा प्रतीत होता है आज की सत्ता का हित साधने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का हित साधने के लिए हुआ था। 1925 में जन्मा यह संगठन स्वयं को भारत की, बर्तानिया की बेड़ियों में जब भारत मां जकड़ी हुई थी तब उससे आजाद कराने के लिए नहीं लड़ रहा था। तब भी एक सांप्रदायिक विद्वेष भारत में कैसे पनप सकता है उसके लिए काम कर रहा था। और तब से लेकर आज तक गांधी है जो दृढ़ता से इनके खिलाफ लड़ रहा है। अपने गीतों से गंध बिखेरे वो कैसे, वो फूल नहीं काटे अनियारे लिखता है, वो लिखता है मझधार भंवर तूफान प्रबल, वो नहीं कभी निश्चेट किनारे लिखता है, वो नेता है उन गर्म लहू वालों का ही जो भड़क उठे ऐसे अंगारे लिखता है। तो राहुल गांधी, महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी जी, मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से, एक उदाहरण बताइए जब तामलुक के जिले में मातंगी हाजरा बूढ़ी गांधी कहे जाने वाली बर्तानिया हुकूमत के खिलाफ जब थाने पर भारत मां का ध्वज लेकर आगे बढ़ रही थी, एक के बाद एक वंदे मातरम का उद्घोष कर रही थी, तब उसके सीने में 5 गोलियां मार दी गई। एक प्रमाण बताइएगा कि कहीं कभी वंदे मातरम का उद्घोष 1947 के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखारविंद में रहा हो। अगर रहा होता तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहे जाते। इन्होंने ऑफिशियली यह निर्णय लिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई कार्यकर्ता आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लेगा। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का उद्घोष महात्मा गांधी करते, तब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरणा लिए हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की सदन में यह प्रस्ताव पारित करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे कुचला जाए, और वो गवर्नर को जाकर ज्ञापन देते हैं। और सरकार किसके साथ बनाते हैं? सरकार उस आदमी के साथ बनाते हैं जिसने 23 मार्च 1940 में अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव मीनारे पाकिस्तान लाहौर में पड़ा था, उसके साथ ये सरकार बनाते हैं। और एक बात और आज मैं खुलासा कर दूं कि जो वीर सावरकर जी हैं वो कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक नहीं रहे, वो कभी जनसंघ के समर्थक नहीं रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। हमारे वैचारिक मत भिन्नता है, आपकी संस्था है, आपके संस्था को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वो एक पृथक विषय है, लेकिन हमको ये अधिकार है कि उसकी विचारधारा की प्रेरणा से जो सरकार आज चलती है उसने क्या हश्र किया बताइए। एक आदमी 1600 करोड़ रुपए रोज कमाता है और किसान की आमदनी 27 रुपए रह जाए, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से मिली हुई सरकार ही ये संभव कर सकती है। ये वही सरकार है जिसने अग्निवीर जैसी योजना, ये कहा कि 30 वर्षों से भारत की सेना इसकी तैयारी कर रही थी, तो नरवणे साहब ने अपनी किताब में लिखा कि जब मोदी जी ने यह प्रस्ताव दिया तब सेना खुद चौंक गई थी, उनको भी इस बात का आभास नहीं था। तो भारत की सीमाओं की, भारत की अस्मिताओं के साथ जिस सरकार ने समझौता किया, ऊंची ऊंची चोटियों की बात कर रहे थे, तो बता दूं कि जो सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप हिंदुस्तान की है दौलत बेग ओल्डी, चीन की सेना वहां तक घुसकर बैठी रही। आज भी हमारे पास वो ब्लूप्रिंट नहीं है कि कहां से डिसंगेजमेंट हुआ है, दोनों सेना कहां से हटी है। पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12A दौलत बेग ओल्डी में वो है कि नहीं है, आज हमको इस बात का आभास नहीं। और एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के सहयोगी दोस्त पर एक इतना बड़ा आरोप लगा है अमेरिका की अदालत में। अमेरिका की अदालत में यह आरोप लगा है कि 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत हिंदुस्तान में दी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में उस रिश्वत देने के आरोप जो अमेरिकी अदालत में लगे, अमेरिकी अदालत में क्यों लगे? क्योंकि वहां $750 मिलियन का उन्होंने जो बॉन्ड रेज किए थे उसमें से $175 मिलियन के अमेरिकी नागरिकों ने खरीदे। आरोप क्या है? आरोप यह है कि जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उससे एक टेंडर अडानी जी ने जीता, उस टेंडर को बहुत हायर रेट पर जीता, और उस टेंडर को ये जो कह रहे हैं बार बार कि राज्यों को बेचा, अंजना जी एक सेकंड, तो वो जो पावर सेल एग्रीमेंट है वो सेकी ने राज्यों से किए हैं, और वो पावर सेल एग्रीमेंट के बाद उसका असर, उसका भुगतान किसको करना है? उसका भुगतान आप लोगों को करना है। उस रेट में आपको पर यूनिट बिजली के दाम चुकाने होंगे। तो आपकी सत्ता की सरपरस्ती धन्ना सेठ दोस्तों को 1600 रुपए रोज कमवाती है, 1600 करोड़ रुपए रोज कमवाती है, और हिंदुस्तान के 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लेती है, 84% लोगों की आमदनी कम कर लेती है। तो ये 100 साल की आपकी जो संस्था है उसने जो दिया है वो ये देश भुगत रहा है। आशुतोष जी बोलने, उसके बाद एक एक करके करते हैं, सबका जवाब आपको देना है। संघ से अडानी तक वही पुरानी कहानी। आशुतोष जी माइक
संघ के 100 साल आपकी नजर में क्या है? बहुत ही मुश्किल सवाल है और बहुत ही आसान जवाब है इसका। देखिए, विचारों में मतभेद हो सकता है हमारे, लेकिन हमारे मेहमानों का सम्मान कीजिए। इसके साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मैं चूंकि अपने विचार से, अपनी सोच में लोकतांत्रिक हूं, इसलिए सारे विचारों को मैं पढ़ता भी हूं और उनको समझने की कोशिश करता हूं, नफरत नहीं करता। आजकल एक नई टेंडेंसी निकली हुई है कि जो आपके विचारों से सहमत नहीं उसको नफरत करो, उसको गालियां दो, उसके घर वालों के बारे में भद्दी भद्दी टिप्पणियां करो। और आप टेलीविजन चैनल पर अक्सर देखते होंगे जिस तरीके से मुझको टारगेट करके गालियां दी जाती है। अगर मैं आपको अपना फ़ोन दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कितनी माँ बहन की गालियां मेरे घर वालों को दी जाती है। मैं वैसा नहीं हूं। वैसा इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरी ट्रेनिंग उन जगहों पे नहीं हुई है जहां नफरत करना सिखाया जाता। अब सुधांशु जी ने कहा सबके हित के भाव, पिछले 100 साल का संघ के संदर्भ में इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। एक संस्था जिसका जन्म सिर्फ नफरत की बुनियाद पर है, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैं छुपाने वाली बात नहीं करता हूं, वो कहे हम सबके हित की भाव की बात करते हैं। अभी मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है 2 साल पहले, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं उतनी गहरी उसमें जाना ही नहीं चाहता। बेसिक बुनियाद क्या है कि जो संस्था शुरू हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से, वो राष्ट्रीय कतई नहीं है, क्योंकि उसका जो राष्ट्र है, उसका जो राष्ट्रवाद है, उसमें सिर्फ इस समाज के सिर्फ 20% लोगों की हिस्सेदारी है। उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जगह नहीं है, उसमें हिंदुस्तान के ईसाइयों के लिए जगह नहीं है, उसमें हिंदुस्तान के पिछड़े और दलितों के लिए भी जगह नहीं है। ये इस देश का इतनी बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि इसी भाव की वजह से कि इस देश में 2 विचारधारा के लोग रहते हैं, इस देश में 2 राष्ट्र के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से भारत का बंटवारा हुआ है, और कोई कारण नहीं था। धर्म के आधार पे जब आप 2 राष्ट्र बताने की कोशिश करने लगते हैं, जब 2 नेशन थियरी की बात करते हैं, तब देश में सबको साथ लेके आप नहीं चलते। ये सबका साथ सबका विकास की बातें अगर है तो फिर क्यों चुनाव के दौरान आप कहते हैं कि शरिया कानून लागू हो जाएगा? अरे अब 70 साल हो गए इस मुल्क के अंदर। अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे तो हिंदू इस देश के अंदर 80% की आबादी है। आज भी वही डर हम दिखाने की कोशिश करते हैं, वही डर, मुसलमान छा जाएगा, मुसलमान छा जाएगा, मुसलमान छा जाएगा, मुसलमान छा जाएगा, है? ठीक है, आपकी भावना समझ ली गई, पूरा सम्मान है। ठीक है, आप कंक्लूड करिए आशुतोष जी। हाँ, हमको व्हाइट हाउस में दिवाली मनती है तो हमारा जो हिंदू जाग उठता है। हमको इस देश के अंदर जब गरीब दिवाली मनाता तो हमारा तो महत्वपूर्ण बात क्या है, जिनके भाई आपकी भावनाओं का क्या करें, आके सिर झुकाएं, गजबे है एकदम, बस शांत रहिए। मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट किया है, इस मंच पर हर मेहमान सुधांशु जी से एक सवाल पूछता हूं, बेस को सुनिए। इस देश के अंदर अगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनी है तो उस लोकतंत्र के रास्ते से बनी है, जिस लोकतंत्र की नींव इस देश के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और महात्मा गांधी की प्रेरणा से बनी है। अगर इस देश के अंदर भी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा करना चाहते तो इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं होता और बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनती इसमें। इसलिए इस बात को कभी भूलिए मत कि हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियां दी हैं, आज़ादी की लड़ाई में जो सेक्रीफाइस किया है, उसमें एक संघ के आदमी का नाम नहीं, नॉट वन, गारंटी कहता हूं, सिर्फ केशव बलीराम हेडगेवार का जिक्र है, जिन्होंने 1930 के अंदर जेल गए थे।
न गोलवालकर कभी जेल गए, न कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी जेल गए, और संघ का एक भी आदमी कभी जेल नहीं गया। आज ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आज ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अगर इतनी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद पे हमें गर्व है, मुझे गोलवालकर और हेडगेवार पे गर्व नहीं है और कभी गर्व नहीं होगा। चलिए ठीक है, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं विजय जी के पास जाऊंगी। मैं जवाब देता बहुत सारे हूं प्रश्न और उठे हैं सबका, बहुत सारे प्रश्न। हाँ, लेकिन एक बुनियादी सवाल है, वो गुम ना हो जाए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जब राष्ट्रवाद की पूरी ऊर्जा एक धर्म से सिर्फ आए या बहुसंख्यकवाद से आए तो वो खतरनाक हो सकता है। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले मैं चाहूंगा कि अभय जी भी ध्यान दें और आशुतोष जी भी। मैं एक कोट बता रहा हूं। आई वेंट टू ए RSS कैंप इन वर्धा व्हेन फाउंडर डॉक्टर हेडगेवार वाज अलाइव. Sri Jamnalal Bajaj has taken me to the camp and I have been very well impressed by the discipline, complete absence of untouchability and the rigorous simplicity. ये किसने कहा है? महात्मा गांधी, complete verse of महात्मा गांधी, volume 89, page 193. अब सुनिए, एक नहीं मैं दर्जन एग्जाम्पल देता हूं। 17 दिसंबर 1947 जयपुर की रैली में सरदार पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्त संगठन है और इनका हमें सहयोग लेना चाहिए। 3 जनवरी 1948 लखनऊ में कहा उन्होंने, ये महात्मा गांधी की हत्या से 22-23 दिन पहले की बात है, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं। 11 नवंबर 1948 को उन्होंने गुरु गोलवालकर को लेटर लिखा। 10 अक्टूबर 1949 कांग्रेस कार्य समिति में प्रस्ताव पारित हुआ कि आरएसएस के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हो, कांग्रेस आरएसएस। फिर 17 नवंबर 1949 नेहरू जी ने विदेश से लौटकर वो प्रस्ताव रिवर्ट करवाया। काहे भाई, अगर सरदार पटेल गलत थे क्या, या गांधी जी गलत थे क्या, या नेहरू जी 1963 में संघ को बुलाए 26 जनवरी की परेड में वो गलत थे? 1965 की वॉर के समय गुरु गोलवलकर जी को बुलाए कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी, वो गलत थे? और नरसिम्हा राव के लिए तो ये कहते थे कि उनकी धोती के नीचे हाफ पैंट है। अब बताइए, प्रणब मुखर्जी जी, यदि प्रणब मुखर्जी संघ के कार्यालय में गए तो वो गलत थे क्या? अब बताइए, इतने बड़का नेता गलत थे और छुटका नेता सही हैं, तो इसके बारे में आप निर्णय लीजिए। अब एक धर्म की बात, एक लाइन कह दूं, जहां तक धर्म की बात है, ये कहते हैं कि आरएसएस की वजह से यहां लड़ाई हो रही, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, बर्मा में जो लड़ाई हो रही है रोहिंग्या बुद्धिस्टों के बीच में, वो आरएसएस करा रहा है। बोस्निया हर्जगोविना में आरएसएस करा रहा है। सोमालिया में आरएसएस करा रहा है। लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन में आरएसएस करा रहा है। ये बताइए, और न्यूयॉर्क में जाके जो हो रहा है, सिडनी, ब्रिस्बेन, वो आरएसएस करा रहा है। और फिलिस्तीन में आरएसएस करा रहा है। अरे मेरे भाई, एक वैश्विक बीमारी है और तुम कह रहे हो कि नहीं ये कोई बीमारी नहीं है, तो टैबलेट से ठीक हो जाएगी। भाई हकीकत समझो और उस कट्टरवादिता से लड़ने की सोच। सिर्फ 10 सेकंड। हाँ बिल्कुल, 2 लाइन मैं टोक दूंगी क्योंकि विजय जी की बारी है। देखिए, आज सुधांशु त्रिवेदी जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कांग्रेस पार्टी के मूर्धन्य और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वक्तव्यों का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको इसका आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करना पड़ेगा। द्वापर और त्रेता को उठाकर देख लीजिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुणो पर धर्मो स्वनुष्ठितात। भगवान श्री कृष्ण 3 अध्याय में कहते हैं कि मेरा धर्म कम श्रेयस्कर भी होगा तो मैं अपने धर्म का आचरण करूंगा। अर्थात उस समय भी जो प्रचलित धर्म थे उनके सहअस्तित्व को भगवान श्री कृष्ण मानते हैं। दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहु व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। नहीं, स्वधर्म, सर धर्मांतरण नहीं, बिल्कुल नहीं। सब राम जी ने राम राज्य की अवधारणा को लेते हुए कहा कि जब जो भी सह अस्तित्व उस धर्म का होगा उसको भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बंच ऑफ थॉट्स को पढ़िए गुरु गोलवलकर को। हम तो विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार के लोग हैं। आशुतोष जी से मैं सहमत हूं। क्या लिखते हैं वो कि बौद्ध धर्म ने इस भारत की संस्कृति को अप्रूट कर दिया, इस भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। नहीं सुधांशु त्रिवेदी जी, आप पृथक पृथक अस्तित्व को नहीं मानते धर्मों के, हम मानते हैं। लिंगायत समुदाय के अलग धर्म के अस्तित्व को आप नहीं मानते, सिख समाज के अलग धर्म के अस्तित्व को नहीं मानते, जैन समुदाय के क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं रह सकते हम सब लोग? तो सिर्फ ये वैमनस्य घोलकर सत्ता को पोषित करने विजय का त्रिवेदी जी, यहीं से शुरू करते हैं। क्या संघ ने नफरत की नींव रखी है? दोनों का आरोप है और वही नफरत फैला रहे हैं, इन दोनों का इल्जाम है। देखिए अंजना जी, एक तो बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत धन्यवाद कि साहित्य के इस कार्यक्रम में इतनी विचार उत्तेजक बातचीत और साहित्य से शुरू कर दिया सुधांशु जी ने। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि हमारी साहित्य में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में क्या कहा है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब हमारे सारे मित्र लोग एक पहलू देख रहे हैं। जब आप एक तरफ से देखते हैं, आपने पंचतंत्र की कहानी पढ़ी है,
जो हाथी को जो सूंड से पकड़ता है वो सूंड समझता है, रस्सी समझ रहा है, जो पैर से पकड़ रहा है वो खंभा समझ रहा है, वो परेशानी है। संघ को एक तरह से राष्ट्रद्रोही, देश विरोधी संगठन कह देना, ये भी उसका एक पहलू हो सकता है, जो लोग एक तरफ से देख रहे हैं। अभी अभय जी ने भी बात की, अभय जी बहुत विद्वान लोगों में से हैं। संघ को लेकर 3 बार प्रतिबंध लगाए गए। 1948 में लगाया गया गांधी की हत्या के बाद, इमरजेंसी में लगाया गया और बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद लगाया गया। तीनों बार कांग्रेस की सरकार थी और तीनों बार कांग्रेस की सरकार ने उन आरोपों को साबित किए बिना उस संघ के प्रतिबंध को वापस लिया। ये एक पहलू है। नहीं सर, 93 में 17 जून को जजमेंट आया है बाहरी ट्रिब्यूनल का, कोर्ट से खारिज हुआ। हाँ हाँ, मतलब 93 में तो कांग्रेस की कोर्ट से सरकार खारिज थी, हुआ। तीनों मैं वक्त में एक कांग्रेस की सवाल सरकार। आपसे जोड़ना चाहती हूँ कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक लंबे वक्त तक पॉलिटिक्स को कवर करने वाले जर्नलिस्ट के तौर पर, क्या आपको इंटेलेक्चुअल बॉयकॉट का सामना या डर पैदा किया जाता है अगर आप संघ के पक्ष में 5 लाइन बोले? मेरा सवाल को समझिए जी, कि आज अगर आप एक पत्रकार होते हुए या एनालिस्ट होते हुए संघ के समर्थन में ये कह दें कि संघ राष्ट्र निर्माण कर रहा है, तो आपको इंटेलेक्चुअल बॉयकॉट का सामना करना पड़ सकता है। अपने ही बिरादरी में आपको अलग थलग पाया जाएगा कि ये तो संघी है यार। नहीं, इसको ज़्यादा रूट तरीके से या साफ तरीके से कहें तो आपको इंटेलेक्ट माना ही नहीं जाएगा। बॉयकॉट तो अलग शब्द होता है। बॉयकॉट का मतलब होता है कि आप उसे इंटेलेक्चुअल मान रहे हैं और फिर बॉयकॉट कर रहे हैं, वो तो बॉयकॉट तो किया जा सकता है, लेकिन आपको इसे इंटेलेक्ट नहीं मानते। मैं संघ का समर्थन नहीं कर रहा। मैंने संघ को जब किताब लिखी 100 साल ऑब्जेक्टिव व्यू पर पढ़ा और उसमें बात कर रहा हूँ। जैसे पहले एक तरफ ये बात आलोचना की बात हुई, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। वीर सावरकर का जिक्र किया अभय जी ने, तो वीर सावरकर के बारे में, क्योंकि अभय जी को पक्का पता है कि इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर पर डाक टिकट जारी किया, और मुझे नहीं लगता कि इंदिरा गांधी किसी देशद्रोही पर डाक टिकट जारी करेंगी। ये भी एक पक्ष है, ठीक है। वीर सावरकर को लेकर बहुत बहस हुई है हिंदुस्तान में, और उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसको हम क्या कहना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, वो एक लंबा हिस्सा रहा, और उसके बाद रत्नागिरी के बाद वाला जो हिस्सा है वो विवादास्पद इशू है और उस पर समय हमेशा चर्चा होनी है, उससे संघ बचना चाहता है। लेकिन एक और बात समझ लीजिए कि संघ का और सावरकर का कोई रिश्ता मधुर नहीं रहा। यह अभय जी की बात से मैं सहमत हूँ। सावरकर खुद भी संघ के साथ नहीं थे, और संघ ने जब चाहा, और ज़्यादातर संघ के लोग सावरकर के हिंदुत्व के साथ सहमत नहीं हैं। शायद सुधांशु जी इसको करेक्ट कर देंगे यदि मैं उसमें गलत हूँगा। अब दूसरी बात, हम हिंदू संस्कार में, हिंदू सभ्यता में वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। विद्वान सुधांशु जी हमेशा 5000 साल की सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन 5000 साल की सभ्यता में तो हिंदू शब्द ही नहीं है, वो तो सनातन शब्द है, वैदिक शब्द है। ब्रह्म ज्ञान की हम चर्चा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान क्या है? जिसे ब्रह्मांड का ज्ञान हो। आप तो हिंदू एकता की बात कर रहे हो, बटेंगे कटेंगे में हिंदू एक बात कर रहे हैं। मैं सवाल जानना चाहता हूं कि जब आपका लोगो वो है नेशन फर्स्ट, भारतीय जनता पार्टी का लोगो है, नारा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम, तो राष्ट्र में तो हिंदू मुसलमान सब है ना, फिर हिंदू एकता की चिंता क्यों? हिंदू जात में बटेंगे तो ये घटेंगे। हाँ, तो राष्ट्र एक हो, हिंदू एक होने की बजाय राष्ट्र एक, जो राष्ट्र प्रथम आपका नारा है, उस राष्ट्र एकता पर बात करें। ठीक है। दूसरी संसद बात, का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में पूरे देश की नजर इस बात पर है कि कौन से वो मुद्दे होंगे जो सबसे ज्यादा ज्वलंत शीतकालीन सत्र में रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में अप्रत्याशित और प्रचंड जीत के बाद ये शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ झारखंड में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा जनादेश मिला है। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, योगी आदित्यनाथ ने वहां पर किया है, लेकिन प्रश्न वहां भी उठ रहे हैं। और इसी के साथ अडानी पर अमेरिका में लगे आरोपों के सामने बीच संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है, तो उस पर नए सिरे से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, आप सबकी बातों का जवाब दीजिए और साथ ही ये बताइए कि ये आपको अडानी पर घेरेंगे या आपको यूपी के उपचुनावों पर घेरेंगे, आप संसद में क्या जवाब देंगे, या फिर बस आकर कहेंगे कि ये विपक्ष है, चर्चा नहीं होने देता? मैं सारी बातों का तथ्यात्मक जवाब दूंगा। पहले एक लाइन संघ पे बोल दूं और बाकी सब बातें अलग है। ये सिर्फ जो बीजेपी और पॉलिटिक्स से जोड़ा जाता है, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, आज संघ के 3376 पूर्णकालिक प्रचारक हैं, और उसमें जानते हैं भाजपा में कितने हैं? 26।
आउट ऑफ 3,376 आर 26 इन बीजेपी। और आज मैं पूछूं विद्यार्थियों का सबसे बड़ा संगठन कौन? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ का। आज आपसे पूछूं कि यदि यह पूछा जाए कि सबसे बड़ा जिसके सबसे ज्यादा स्कूल्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के 30,000 स्कूल है, विद्या भारती, दैट इज एन आरएसएस। अगर सबसे बड़ा संगठन किसानों के बीच में भारतीय किसान संघ, तो आरएसएस का। दलित बस्तियों में काम करने वाला सेवा भारती, आरएसएस का। ट्राइबल्स में काम करने वाला वनवासी कल्याण आश्रम, आरएसएस का। और धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस का। इसलिए मैं भारत बीजेपी का नाम नहीं लिया तरफ से आपने बीजेपी का नाम नहीं लिया। अब बीजेपी, अरे सुनिए, बीजेपी से मैं संघ के रिश्तों, बस एक पंक्ति कह देता हूं, साहित्य का समय ना। तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे। तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे, और हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। एक लाइन में जोड़ देता हूं अंजना जी, एक लाइन जवाब देना है अभी संसद में आपको। ये अच्छा है कि संघ के 100 साल पर अंजना आपने जी अपनी एक बात लाइन में शुरू केवल कह जोड़ दी। देता हूं। संघ लेकिन के सुधांशु जी एक लाइन केवल जोड़ रहा हूं। हाँ, आशुतोष जी ने कहा हाँ। कि जिस तरह से संघ बांटता है वो काफी हद तक सच होगा, लेकिन संघ की थीम में सामाजिक समरसता है, ये सच है। लेकिन इसका दूसरा सच ये है कि संघ ने 100 साल में कोई सामाजिक आंदोलन खड़ा नहीं किया। चलिए ठीक है, इस पर लौटेंगे। एक सेकंड, आप बात पूरी अंजना, कीजिए। एक बार पार्लियामेंट पर मुझे बोलना, कुछ नहीं बोला। अरे वो सरकार है। मैं आपकी बात से 30 जवाब सेकंड तो मुझे देंगे। बोलना पड़ेगा। जो लोग गांधी वध की बात करते थे वो प्रातः स्मरणीय गांधी करने के लिए मजबूर हो गए। जिनके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था ये एक पागल विचार है, इसको हर हाल में रोकना पड़ेगा, अन्यथा देश पर इससे बड़ी आपदा नहीं हो सकती। जिसके बारे में सरदार पटेल ने कहा था कि यह पागल विचार है, आप उसके बारे में विचार कहां कहा सरदार पटेल ने? दिखाइए, कोट करिए। सरदार पटेल ने चेन्नई 1948 में कहा है, चेन्नई 1948 में कहा, मैं आपको चेन्नई 1948 में कहा है, सुनिए 1948 में कहा। सुनिए, जाइए डॉक्टर अंबेडकर का 1956 में बीबीसी को दिया इंटरव्यू, गांधी के बारे में क्या क्या बोला मैं बोलना नहीं सुधांशु जी चाहता। सुन जाइए लीजिए, चेक कर लीजिए उनकी आवाज में। सुधांशु जी सुन लीजिए, एक मिनट। अब चूंकि मुद्दा खड़ा हो गया है। सरदार पटेल ने तो 11 सितंबर 1948 को गोलवार को चिट्ठी लिखकर कहा था कि जिस तरीके से जहर की राजनीति आप लोग करते हैं उसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई है। नहीं, आप लोगों ने गांधी की हत्या के बाद मिठाई बांटी थी और आप जहर की राजनीति करते। सरदार पटेल ने कहा, मैंने थोड़ी कहा है, नहीं कहा है, सरदार पटेल ने कहा है। उन्होंने क्या कहा? 11 सितंबर 1948 गूगल करिए आप लोग, अभी गूगल करिए, और ये चिट्ठी लिखी हुई है। बहस छिड़ गई है यहाँ पर, लेकिन हम वापस आना चाहते हैं आज की बात। अब छोड़िए, नहीं हो रहा हो हूं गया। मैं तो वो बात कह रहा हूं कि आखिर सरदार पटेल को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि गांधी की हत्या पर आप लोग मिठाई बांट रहे थे, खुशियां कर रहे थे, शहर की राजनीति करते हैं, और आपकी इस नफरत की राजनीति को गांधी जी कहते हैं। इससे बड़ा आरोप क्या होगा? अरे आज भी संभल की तस्वीरें जामा मस्जिद में अगर सर्वे के बाद, रुकिए ना एक सेकंड, सुधांशु जी कहते हैं मैं गलत कह रहा हूं। एक मिनट, सुधांशु जी को चुनौती देता हूं, मुझे गलत साबित कर राष्ट्रीय दे। ऐसी कोई चिट्ठी नहीं राष्ट्रीय थी, खुले आप लोगों के सामने मैं चुनौती दे रहा हूं कि मुझे गलत साबित करें गांधी जी को कि सरदार पटेल ने गोलवार कर ऐसी कोई चिट्ठी नहीं। आरएसएस के पूर्णकालिक शेषाद्री जी एक किताब निकालते हैं, जो किताब आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय से बिकती है, बंटवारे का खलनायक सरदार पटेल। आप प्रतिबंधित कराइए उसको। 28 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी लिखी कि मेरी और पंडित नेहरू की हत्या करने के लिए तुम्हारे संगठन के लोग घूम रहे हैं और तुम कह रहे हो उन्हें जेल से छोड़ दूं। उन्हें पकड़ा इसलिए गया कि बिहार की सार्वजनिक सभा में वो ये कह रहे हैं कि पटेल और नेहरू की हत्या कर दी जाएगी। तो राष्ट्रीय स्वयं अभी ऑन किया इन्होंने सरदार पटेल को, पहले इनके नेता नहीं थे। अच्छा, संघ पर बौद्धिक बहस हो गई है, अब थोड़ा आज के जमाने पर सरदार पटेल पे ऑन किया। सरदार पटेल सबसे बड़ी मूर्ति किसने बनवाई? अरे मूर्ति 10 साल पहले मोदी ने बनवाई। उनके प्रतिमान स्थापित करिए। सरदार पटेल कभी इस वैभवशाली जीवन के आदि नहीं थे। ऐसा कोई संगठन है जो अपने नेताओं की मूर्ति नहीं बनाता, उसको दूसरे के नेताओं के इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? एक ऐसा संगठन है, जब हमारी सरकार आई तो किस किस को भारत रत्न नहीं दिया है? इनके 4 नेताओं को दिया, मदन मोहन मालवीय जी मैं को तो दिया कहता है, हूं गोलवलकर जी को भारत रत्न प्रणब दीजिए। मुखर्जी को दिया है। और सुनिए, इन्होंने मैं तो नेहरू कहता हूं जी ने दीजिए ना, अपनी सरकार से खुद मैं को कहता दिया। हूं कि आप इंदिरा हेडगेवार गांधी को ने भारत अपनी रत्न सरकार से दीजिए। खुद को भारत मैं तो रत्न कहता हूं दिया। हिम्मत है तो गोलवलकर को भारत रत्न दीजिए। मैं तो कहता हूं हिम्मत है तो बाला साहब देवराज को भारत रत्न दीजिए। है हिम्मत तो दीजिए ना, क्यों नहीं देते हैं आप? क्यों नहीं देते हैं? देना चाहिए, क्यों नहीं देती है? क्यों नहीं देती? पूछिए इनसे सवाल। अच्छा, इसलिए नहीं क्योंकि फिर तमाम वो गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, फिर वो तमाम काला अध्याय लोगों के सामने आएगा कि किस किस तरीके से इन लोगों ने देश के साथ
क्या है? सुधांशु जी जवाब दीजिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आशुतोष जी। मैं आपसे कह रहा हूं। आशुतोष जी, आपकी लड़ाई थोड़ी अरे छोड़िए ऑडियंस से, सर, शांति प्लीज छोड़िए। सर, अब आपको इस लड़ने समय- थोड़ी आए ऑडियंस से। अब इस समय सुधांशु विषय को जी। चेंज करते हैं, जो वो पूछ रहे हैं उस पे आते हैं, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना, तो उसका हिंदी अनुवाद क्या है? भारतीय संघ। और इस समय कश्मीर क्या हो गया है? यूनियन टेरिटरी, यानी संघ शासित प्रदेश। अब छोड़िए, इसलिए अब आइए मुद्दे पे बात संभल करते हैं। में आज जामा मस्जिद के सर्वे के बाद लोग इकट्ठा हो गए भारी तादाद में, और जो परिस्थिति हुई है, कुछ लोगों के मरने तक की पुष्टि हो रही है। अब ये जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी करते हैं, अब ये दुकान कल बहुत सक्रिय होगी जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा। हाँ, वो आपने सही कहा है उस पर जवाब दीजिए कि नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान क्या होती है। कि अभी महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हुआ, अडानी जी की दुकान है भाई। अडानी जी का बताता हूं, बहुत अच्छा इन्होंने अडानी जी बात की। ये बताइए, ये यूएस कोर्ट में जो आरोप लगा है वो किन राज्य सरकारों को पैसा देने का आरोप लगा है? बोलिए। आंध्रा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना। बोलो ना, आपकी सरकार ने दिया है कि नहीं? बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? और दिया है तो इस्तीफा दो। ये भैया, चितवी मेरी पटवी मेरी नहीं चलेगी। अब मैं बताना चाहता हूं, और अब मैं एक सीरियस बात कहना चाहता हूं। एक सीरियस बात आप सोचिए, आज सोलर पैनल्स में, सोलर एनर्जी कंपनी के लिए सोलर पैनल्स में एक छत्र साम्राज्य किसका है? चाइनीज कंपनी का है कि नहीं? बोलिए। और जब अब भारत सोलर एनर्जी में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, हमने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की है 1 करोड़ घरों पे, तो सोलर पैनल में हमें डिपेंडेंसी चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, यदि भारत की सोलर कंपनीज डाउन होंगी तो फायदा किसको मिलेगा? बोलिए। लगातार इंपोर्ट होता रहेगा कि नहीं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, भैया 80 चुटकी 90 ताल, जिधर शुरू होता संसद सत्र उधर से ताल बजती है 7 समुंदर पार से। पिछले 3-4 सालों में आप देख लीजिए, जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी बीबीसी की रिपोर्ट, कभी ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट, तो कभी कुछ आ जाता और अभी फिर उसके बाद आ गया। और वैसे एक बात बताऊं, जिन अटॉर्नी ने ये रिपोर्ट फाइल की, अभी सिर्फ कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उनका नाम ब्रॉयस ऑर्डनेंस करके है। वो जॉर्ज सोरेस के बेटे के बहुत घनिष्ठ मित्र के मित्र हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अमेरिका, और सुनिए, ये तो आपके चैनल में भी दिखाया गया है फैक्ट। तो बहुत सारे फैक्ट है, तो लोगों को समझ में आएगा। अबे जी, अब सवाल सुनिए। सवाल जैसे मैंने उनसे प्रश्न किया, आपसे भी प्रश्न करूंगी। ये एक सच्चाई है कि हर बार किसी न किसी संसद सत्र के पहले अमेरिका से आरोप लगते हैं, और इस पर भी आपकी जवाब जॉर्ज सोरोस के दोस्त बताए जा रहे हैं, और उनकी करीबी वो गांधी परिवार से बताते हैं। बीजेपी का ये आरोप है। दूसरा पक्ष इसका ये है कि सच है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तो अब ऐसे में जिन राज्यों के साथ डील हो रही थी वो तो विपक्ष के शासित राज्य थे। समूचे विश्व में एक शोर है कि इनका दोस्त रिश्वतखोर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत ये रिश्वत लेने वाला रिश्वतखोर होता है। ये। अरे रिश्वत लेने वाला ये दस्तावेज बहुत गंभीर हैं। जिस अदालत में ये मुकदमा चल रहा है, उस अदालत में सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस उनकी कंपनी के इकट्ठा किए गए। आरोप क्या है? अरे प्रभु, थामिए भावनाओं को थामिए। आरोप ये है कि अडानी जी ने जो कॉन्ट्रैक्ट जीता है वो बहुत ऊंची दरों पर अर्थ क्या हुआ कि आपके बिजली की यूनिट पर यूनिट का खर्च आपको भुगतना पड़ेगा। और वो छोटा मोटा मामला नहीं है। जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने लेटर ऑफ अवार्ड दिया इनको कि इतने यूनिट में आप ये बिजली बेच सकेंगे भारत के राज्यों को। उसको एक पावर सेल एग्रीमेंट करना होता है राज्यों को, उसके बगैर पावर परचेस एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। तो राज्यों ने इनकार कर दिया। राज्यों ने कहा कि इतनी ऊंची दरों में हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले के जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इस बीट के बाद के जो ठेके हैं वो तो कम दरों में गए हैं। उस शर्त में, उसमें जब टेंडर डॉक्यूमेंट में ये शर्त थी कि 90 दिनों में पावर परचेस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। 18 महीने तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। उन्होंने सिलसिलेवार रूप से ये बताया है कि किस किस को कितना कितना पैसा दिया है। 2000 करोड़ रुपए का। किसको दिया? बोलिए। एक मिनट। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, अदावत ही निकालनी है प्रतिपक्षी लोगों से तो भी मुकदमा दर्ज कीजिए, डाल दीजिए हमको जेल में, लेकिन अडानी पर मुकदमा दर्ज कीजिए। सुधांशु जी, जिस क्षण आपने स्वीकार लिया कि राज्यों को पैसा दिया, उस क्षण यह भी स्वीकार लिया कि अडानी जी ने रिश्वतखोरी की है, तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? मेरा सीधा आरोप है। मेरे पहले प्रश्न पर आइए सर, मेरे पहले प्रश्न पर। ये जो एक पैटर्न दिखता है,
पैटर्न की हमेशा संसद के सत्र के पहले ही वहां से आरोप आता है, ये रेगुलर हो चुका है, ये सबकी नजर में है। इसका एक जवाब तो बनता इसका है। अर्थ है कि हर 6 महीने में स्कैम हो रहा है, हर 6 महीने में सत्र बुलाया जाता है, ये तो कंपल्शन है। इसको भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम विडंबना देखिए, कोई एजेंसी और आज का नहीं है, ये डीआरआई ने नोटिस दिया, मोदी सरकार के टाइम डीआरआई का नोटिस है मेरे पास। अडानी जी को क्या है, ओवर इनवॉइसिंग करके इंडोनेशिया से कोयला मंगाया और इक्विपमेंट्स मंगाए। ओवर इनवॉइसिंग का अर्थ ये हुआ कि यहां पर बताया कि हम भारत के नागरिकों को 4 रुपए यूनिट में बिजली देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि कोयला इतनी कीमत का पड़ रहा है, पावर इक्विपमेंट इतनी कीमत के। तो पता पड़ा कि जो प्रॉक्सी कंपनियां, फर्जी कंपनियां थी, डूबियस कंपनियां थी, उसके नाम से पहले एक बिल बनवाया और उसके डबल रेट में अडानी का बिल, और हमने नहीं, इनकी सरकार के समय पकड़ा गया, ठीक। लेकिन कार्रवाई नहीं करते। 6 एयरपोर्ट संसद में क्या होने वाला है वो समझ में आ रहा है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अभय जी को देख सुनकर लगता है कि इस देश की सारी परेशानी अडानी पे शुरू, अडानी पे खत्म हो रही है, ऐसा है क्या? सारी परेशानियों की जड़ भले ना हो, लेकिन कहीं कहीं जो रोग के लक्षण है वो जरूर दिखाई पड़ते हैं। अभी सुधांशु जी ने एक बात कही कि सब तो विपक्ष की सरकारें थी, तो मुझे तो याद पड़ता है कि भारतीय बीजू जनता दल की सरकार थी और संसद के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती थी नहीं करती थी? जगन मोहन रेड्डी संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे, सरकारें उनकी थी। और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? वहां तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट रूल था। तो 5 में से 3 सरकारें वो थी जहां पे ये कांड हुआ, वो बीजेपी समर्थित या बीजेपी के द्वारा नेतृत्व दिए गए सरकारें थी वहां। पहली बात। दूसरी बात, चलिए मैं मान लेता हूं 2 षड्यंत्र है, जॉर्ज सोरोस षड्यंत्र कर रहा है। जॉर्ज सोरोस के खिलाफ अभी तक भारत सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? क्या इंटरपोल से कहा गया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए, यह आदमी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करा, भारत के तोड़ने के षड्यंत्र शामिल है? क्या अभी तक रेड कॉर्नर नोटिस के लिए किया गया? क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की कोशिश की गई? क्यों नहीं की गई? और नहीं तो कम से कम देश के अंदर आप सीबीआई की जांच कराइए और तमाम लोग जो जॉर्ज सोरोस के इशारे पर देश में षड्यंत्र करते हैं उनकी पहचान होनी चाहिए, और उन सारे लोगों को कहीं नहीं इंडिया गेट पे फांसी की सजा खुलेआम दी जानी चाहिए, क्योंकि जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं उस पर आज तक जांच? दिल्ली पुलिस को अमेरिका भेजिए आप जल्दी से। दूसरी बात सुन लीजिए, एक जांच कराइए सुधांशु जी। सुन लीजिए, नहीं, ये आप बात बार रोते रहेंगे और फिर बोलेंगे कि इतना रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूबता है ना सुधांशु जी। एक मिनट और मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए मान लीजिए कि राज्य सरकारों ने घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध है। अगर दोनों ही अपराध है, राज्य सरकारें अगर घूस ले रही हैं तो केंद्र सरकार के हाथ को किसने बांध रखा है? अरे जाइए जगन मोहन रेड्डी को पकड़ के उठा के लाइए और बांधिए और पूछिए। और इसके अलावा जम्मू इसके अलावा आप पूछिए तो केंद्र सरकार क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करती है? और एक मिनट, ये मामला बहुत संवेदनशील इसलिए है क्योंकि जो सेकी नाम की संस्था है वो भारत सरकार का कंपनी है और उसकी तरफ से अडानी डील कर रहे राज्य सरकारों के साथ से, तो इसका मतलब यह है कि सेकी की भूमिका भी संदिग्ध है। तो क्यों नहीं सेकी के खिलाफ कार्रवाई की जाती? हो गई है ही वो तो आशुतोष जी। मैं ये सवाल पूछता हूं कि चलिए हिंदुस्तान की सारे मुख्यमंत्री बेईमान हैं, अरे मोदी जी तो ईमानदार है ना, क्यों नहीं सीबीआई की जांच करिए, जगन मोहन रेड्डी को उठा के लाइए, नवीन पटनायक को उठा के लाइए, तमाम लोग उठा के लाइए और दूध का दूध पानी पानी, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि यही इनकी पॉलिटिक्स। ये डीआरआई का नोटिस भी जॉर्ज सोरोस के कहने से दिया। मैं बता रहा हूं गजब मोदी जी के डीआरआई ने जो नोटिस दिया, मोदी जी के सेबी ने नोटिस दिया, ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया कि 12 ऐसी फॉरेन पोर्टफोलियो हैं जो प्रॉक्सी हैं, ऐसा प्रतीत होता है, जो स्टॉक मैनिपुलेशन का हमने आरोप लगाया था, तो क्या वो भी राष्ट्रद्रोही है? सुधांशु जी जवाब दीजिए। अब मैं जवाब देता हूं दोनों। वैसे अद्भुत तर्क दिया है आशुतोष जी ने, मैं अभिभूत हो गया, क्या बुद्धिजीवी हैं साहब। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं जिनकी सरकारें हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भाई तू अपनी सरकार से अपने राज्य में एफआईआर न दर्ज करा, हम तो कह रहे हैं नहीं हुआ है, तो कह रहे हैं आप करवाइए। मतलब गजब है, आपको समर्थन दे रही थी सुधांशु जी। एक मिनट, वो तो आपको समर्थन दे रही थी। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, अब अपने टर्न पे। सर, ये विदेश से जिस प्रकार के षड्यंत्रपूर्ण आरोप भारत पे लगाए जाते हैं, अभी उदाहरण देख लीजिए, ऐसा ही आरोप कनाडा ने लगाया था ना निज्जर की उसके ऊपर, और आज अभी 3 दिन पहले एक उसको हर्षदल्ला को गिरफ्तार किया है और जस्टिन ट्रूडो ने अपना स्टेटमेंट वापस लिया है जब भारत सरकार ने कहा सबूत तो कुछ नहीं है। आपको तो कहना चाहिए कौन होता है अमेरिकन कोर्ट भारत के बारे में बोलने वाला, मगर क्या करें, ये वो हैं
कि अपने सदन पर, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की, कि जो अमेरिका इंग्लैंड में कह दिया गया वही महत्वपूर्ण है। अरे मैं कहना चाहता हूं, अगर आज हमसे कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस पे कार्रवाई करो, भाई साहब ये बताइए, जिस जमाने में स्नूपिंग हुई थी, जब प्रणब मुखर्जी जी थे रक्षा मंत्री, तब तो कहा गया था वो विदेश की कंपनियां, हम तो यहां कार्रवाई नहीं कर सकते। और आज कोई आके कमेंट कर देगा और उसके बाद कहते हैं कि कार्रवाई करिए। हमें तो ये कहना चाहिए हम अपने लीगल सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, उन पे नहीं। खैर, मगर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, जिन सरकारों के ऊपर आरोप लगा है और इन्होंने कहा अडानी जी ने बहुत पैसा कमाया, बताइए सबसे बड़ा सोलर का प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ का राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिया। अब आइए, सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट 16,000 करोड़ का भूपेश बघेल की सरकार ने दिया। सबसे बड़ा पोर्ट्स का प्रोजेक्ट केरल की सरकार ने दिया, और अभी अभी तेलंगाना की सरकार ने एग्रीमेंट किया है, और ममता बनर्जी जी ने भी किया है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, ये कहानी क्या है? दिल्ली में बैठ के अडानी अडानी चिल्लाना है, फिर जयपुर में, हैदराबाद में और रायपुर में खटाखट इन्वेस्ट अंदर लेना है। ये मेरी समझ से बाहर है मेरे भाई। देखिए, खटाखट पर एक जवाब बनता है, क्योंकि उन्होंने दोनों प्रोजेक्ट का नाम लिया है, गहलोत साहब का और बघेल साहब का। देखिए, तुम्ही के मेरे- साथ धंधा तुम्ही को बताइए। मेरे सबसे सवाल का गंदा। अभी तक जवाब नहीं मिला कि भाई राज्य सरकारें कार्रवाई नहीं कर रही तो केंद्र सरकार क्यों नहीं नहीं, करती? नहीं, आशुतोष जी- भाई दूध का दूध पानी साफ होना चाहिए ना। आशुतोष जी, इस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है इसमें, और बिल्कुल टेक्निकल बात है, अगर सेकी पीएसए नहीं करेगी डिस्कॉम से राज्यों की, तो संभव ही नहीं कि वो अडानी से पावर परचेस एग्रीमेंट कर ले। तो ये कहा उन्होंने कि जिसमें 90 दिन का वक्त था, 18 महीने इसलिए लगे कि सेकी ने प्रेशराइज किया राज्य सरकारों को, प्रेशराइज करके पीए पावर सप्लाई एग्रीमेंट कराए। अभय जी, उसके बगैर एक संभव बार नहीं। इधर देखिए, घूस दी गई क्या? ये प्रॉमिस्ड टू पे, घूस दी गई या नहीं दी गई? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल सीबीआई को अडानी जी से पूछना चाहिए। ये सवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अडानी जी से पूछना चाहिए। राहुल जी ये को सवाल इंतजार करना सेबी चाहिए को था। अडानी जी से पूछना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, प्रतिपक्षियों से पूछ रहे हैं, अरे साहब ये एजेंसियां 4 दिन के लिए हमारे हाथ में दे दीजिए, हम सिद्ध कर देंगे कि अदालत के दस्तावेज सही है कि नहीं है। हम सिर्फ इतनी बात, ये बार बार मुखौटा लगाकर पीछे छुप जाते हैं। अगर अपराध हुआ है, अगर डीआरआई ने नोटिस अडानी को दिया है, तो बता दीजिए क्या वो जॉर्ज सोरेस के कहने से दिया है? अगर अभी सेबी ने नोटिस इशू किया है, तो क्या जॉर्ज सोरेस? आप जांच तो कराइए, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चलिए, मैंने मान लिया, छोड़िए, अडानी को किनारे करिए। बताइए सोलर में दूसरी कंपनियां कौन है, नाम बताइए। आप ठेका लेने दोगे तो अरे है ना? सब चाइनीज अरे आप कंपनी है। ठेका लेने दीजिए, सब चाइनीज कंपनी है, लो बताइए। सारे व्यापारियों को किसका शेयर है, देखिए, किस कंपनी का शेयर ज्यादा है? जीवीके ने सोलर में एयरपोर्ट बताइए। लिया मुंबई का, जीवीके पे सीबीआई ने रेड की, 74% उन्होंने अडानी को ट्रांसफर किए, सीबीआई की जांच खत्म हो गई। 6 एयरपोर्ट दिए, हमने तो आपत्ति नहीं ली थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आपत्ति ली, नीति आयोग ने आपत्ति ली। उन्होंने कहा कि जिसको एक्सपीरियंस होगा उसको ये दीजिए मोदी जी। मोदी जी ने वो क्लॉज ही हटा दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, पहले जीएमआर ने दिल्ली और मुंबई जीता था, लेकिन उनको नहीं दिए, लेकिन आपने हित पहुंचा दिया। तो जहां गलत करोगे वहां सवाल विजय जी, करने अपने की सिरे से इस दायित्व बहस हमको में दिया। ये ले जाते हैं कि मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जिनके अब अच्छे खासे नंबर में सांसद हैं, वो यूपी के उपचुनाव को उठाएंगे। उनका कहना है कि लोकतंत्र को इन्होंने सैबोटाज किया, उनके वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया, वहां पुलिस ने पथराव किए गए, डराया गया उन्हें और रोका गया वोट डालने से। क्या लोकतंत्र को, क्योंकि वहीं से जो नफरत के बाजार का आरोप लगता है विपक्ष की तरफ से, वहीं से अब उसका एक्सटेंशन ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ अब चुनाव भी अपनी पुलिस के जरिए करा रहे हैं और जीत रहे हैं? देखिए, इस पर मैं जवाब दूंगा, लेकिन एक बात मैं अपने जो विद्वान ऑडियंस है उनको समझाना चाहता हूं कि अभी जितनी बहस अडानी को लेकर हुई अभय दुबे जी और सुधांशु जी से, उससे समझ लीजिए कि दोनों मित्र हैं। एक तरफ राज्य सरकारों पर आरोप है, एक तरफ केंद्र सरकार पर कोई काम करने का या एक्शन नहीं लेने का आरोप है। तो दोनों की दोस्ती है, दोनों अच्छे से बहस कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं योगी सरकार को लेकर। यदि आप कल जो 13 नवंबर को खासतौर से जितने लोकसभा के और विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसके नतीजे देखें तो सभी राज्य सरकारों ने वो उपचुनाव जीते हैं, सभी जगह मोटे तौर पर।
और जहां कम सीटें हुई हैं, 2014 में भी औसतन 11 सीटों पर हुए उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में 20%, 10%, 15% कम वोटिंग हुई थी कम। और समाजवादी पार्टी जीती थी 8 हाँ, सीट। तो जब भी उपचुनाव होते हैं तो आम तौर पर माना जाता है कि वहां जो सरकारें हैं वो अपने हिसाब से चुनाव को करवाती हैं। उसका मतलब ये नहीं कि कोई फर्जी वोटिंग करवा रही है, लेकिन उसमें प्रशासन का एक सहमति, मूक सहमति मिलती है। जिस तरह के पिक्चर्स आए, वीडियो आए समाजवादी पार्टी के लेकर उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में, उससे साफ है। लेकिन उसमें सरकार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव आयोग की है। क्या चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई की है? और पिछले 7 6 अधिकारियों महीनों को सस्पेंड किया गया है। नहीं, उससे आप समझ रहे हैं कि वो बात पूरी है? क्या वो 7 पुलिस वाले उस चुनाव व्यवस्था को देख रहे हैं? तो आप ये प्राइमा फसाई मान रहे हैं कि पुलिस वालों ने रोका समाजवादी पार्टी के वोटर्स को? वीडियो ऐसा कपड़ों दिखा से, रहा है। मैं ये कॉलोनी कह से रहा हूं, उन्हें चुनाव पहचाना और आयोग का रोका? काम है, अरे। चुनाव आयोग का काम है कि वो इसको पूरी तरह से देखे। और जितनी जल्दी आपने, यदि किसी पार्टी ने, देखिए हमारी डेमोक्रेसी किससे चलती है? भरोसे से चलती है। जब आपके वोटर को, आपके विपक्ष को इस ठीक, बात पर सुना भरोसा नहीं है तो उस पर जो चुनाव आयोग है उसको लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए। और पिछले चुनाव से अब तक जब ईवीएम की बहस भी होती रही, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन जब ईवीएम महाराष्ट्र पर की जीत पर कह रही है EVM कांग्रेस पार्टी की ये हाँ, तो नहीं, लेकिन ईवीएम पर बहस होती है तो चुनाव आयोग पर इस पर एक राष्ट्र स्तर पर बहस करवानी चाहिए। आपको और ईवीएम केंद्र और सरकार को पुलिस बहस करवानी जिताती चाहिए। है? सुधांशु जी जवाब जो दीजिए। इन्होंने कहा वीडियो से बिल्कुल साफ है, जाके चेक करिए। जो अखिलेश यादव जी ने कल ट्वीट किया है 23 सेकंड का वीडियो, उससे पहले उन्होंने 56 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया था, फिर उसको एडिट करके 23 सेकंड के किया। वो ट्रैक में जाके आप चेक कर सकते हैं। ये साफ हो जाता है कि 56 सेकंड का वीडियो उन्हें सूट नहीं कर रहा था, तो फिर उसको एडिट करके 23 सेकंड का वीडियो किया गया ताकि सिर्फ उसमें पुलिस वाला दिखाई पड़े। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल इन्होंने बात सही कही है। एक दौर था जब चुनाव आयोग नियंत्रित नहीं करता था, आज से 20-25 साल पहले, जब घनघोर चुनावी हिंसा होती थी उत्तर प्रदेश और बिहार में, तब तक हमेशा यही लोग जीतते थे। कांग्रेसी जीतती थी, लालू जी जीतते थे और मुलायम सिंह जी जीतते थे। मुझे याद है 2004 के मैनपुरी के चुनाव में तो हमारे कार्यकर्ता का सर काट दिया गया था। मगर जब से, इवन याद करिए, ये वोटर आईडी कार्ड कब आए, आपकी जनरेशन को नहीं याद होगा, 1993 में आए। उसके बाद से कांग्रेस को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जब से सीसीटीवी फुटेज आए तब से स्पष्ट बहुमत की दरकार खत्म हो गई है। जो चुनावी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, जब से लोगों के हाथ में मोबाइल आए हैं, दिखाइए ना, लोगों ने मोबाइल नहीं बनाए थे क्या? दिखाइए वीडियो कहां बनाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हकीकत यह है कि जनता की जागरूकता के आगे आपकी कुटिलता दम तोड़ती जा रही है। मगर क्या करें, सपा के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि आज उनके दिल के दर्द को हम समझ सकते हैं कि टूटे हुए ख्वाबों ने ये हमको सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गंवाया है। 24 में कुछ ऐसा ही उन्होंने आपके लिए कहा था, लोकसभा। हाँ? अंजना काट की हांडी वो बार बार पुराना नहीं दर्द, चढ़ती है, एक बार वो चढ़ गई पुराना थी। दर्द। अंजना जी, अभय जी एक सेकेंड। अखिलेश यादव जी ने एक्चुअली ट्वीट किया है, अगर अभी भी आप जाएं एक्स पर उनके पोस्ट में देखें तो लास्ट एडिटेड लिखा आता है, और लास्ट एडिटेड पे क्लिक करेंगे आप तो आपको फिर समझ में आएगा कि उन्होंने एक वीडियो को क्लिप किया। क्या इतने बड़े कद के नेता भी सोशल मीडिया पर चीजों को मैनिपुलेट करेंगे अपने हक में? यह आरोप बड़ा गंभीर है। प्रजातंत्र को एडिट कर करके सरकारें बना रहे हैं। सीसीटीवी का फुटेज हमने देखा चंडीगढ़ में हमने देखा, कहीं दौलत की बाहों में बहू बेटी गरीबों की, कहीं ताकत के पंजों में कलाई बदनसीबों की। कोई जाली में कोई बेसहारा, देखते जाओ जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। भरे हैं गम के आंसू आंख में पर बह नहीं सकते, लुटे हैं सामने सबके मगर कुछ कह नहीं सकते। न देखा हो तो आओ ये नजारा देखते जाओ, जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ये हो गया है। अखिलेश यादव ने प्रामाणिक रूप से आरोप लगाए थे कि वोटर लिस्ट में से नाम काट दिए। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, प्रमाण दीजिए। अखिलेश यादव कहते मैंने 16,000 मतदाताओं की लिस्ट भेजी, मुंह में दही जमाकर चुनाव आयोग बैठ गया, उसका जवाब भी नहीं देता। ऐसा कैसे संभव है कि वोटिंग परसेंटेज जारी कर देने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6-6, 8-8% वोटिंग वोट्स बढ़ाकर बता रहा है? ये कैसे संभव है, ये पूछना चाहते हैं हम। नागपुर में ईवीएम मशीन पकड़ी गई, हमने हरियाणा में कहा था कि 99% कैसे बैटरी है, आप ये बता दीजिए हमको, नहीं तो भारत की सरकार को फॉर्मूला बता दीजिए, तो कम से कम बैटरियों वाली गाड़ियां तो चलने लगेगी। लेकिन उसका कोई जवाब ये नहीं देते। प्लीज अभय जी सिर्फ आशुतोष एक वाक्य बता दीजिए, आपको कैसे पता लगा कि जो वोटर रोके जा रहे थे वो अखिलेश के थे?
जितने वोटरों से चुनाव हार जीत हो जाती है, अगर उतने वोट डालने नहीं दिए जाएं तो इरादा तो साफ है कि आपके खिलाफ के वोटर होंगे। नहीं। अगर वो 16,000 की लिस्ट सौंप रहे हैं और क्या बार बार आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि साहब वो माइनॉरिटी के, सिर्फ माइनॉरिटी के नहीं साहब। अरे मैंने तो बोला नहीं माइनॉरिटी, अरे मैंने आपका सिर्फ पूछा इरादा तो कौन से समझते वोटर हैं थे। ना हम। आशुतोष जी। आप काम ही वो करते हैं। वो आशुतोष वोटर जी, जानते कौन थे? पर्दे आज- में रहने आज- दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। आशुतोष जी, आज देश के सबसे ज्यादा सांसद जिस राज्य से आते हैं, उस राज्य में कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव को डिफेंड करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने बीते दिन कहा कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व जब खत्म क्या हो अखिलेश रहा है। यादव ने एक सीट नहीं दी, ये देखिए मजबूरी। अखिलेश मैंने- यादव ने 9 में से 1 सीट फूलपुर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन फूलपुर की भी सीट अखिलेश यादव ने नहीं दी कि हमें लड़ने दो, आप हरा दोगे। नहीं, हमने अब हमने सवाल पर समर्थन आते दे हैं। दिया था, सवाल हमने 10 सारी सीट पर समर्थन। सवाल पर आते हैं। पीएम के इस आरोप में कितना दम है कि कांग्रेस पार्टी खुद खत्म हो रही है, परजीवी होकर रह गई है, और महाराष्ट्र के नतीजे ईवीएम के माथे फोड़ देना और झारखंड के नतीजों को सही ठहरा देना सही है या गलत है आपकी नज़र में? मुझे लगता है कि 1952 से लेकर अगर 1984 तक के भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के प्रदर्शन को देख लीजिए, इन सारे चुनावों में बीजेपी को और जनसंघ को सारी सीटों को मिला दीजिए तो भी 80 सीटें नहीं होती। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया क्या? कितनी सीटें आई थी 52 में? 3 या 4? और मैं तो कह रहा हूं 84 तक सारी सीटें 52 से लेकर जो है 80 भी नहीं होती थी। तो यार अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी के प्लीज ये अगर- मत करिए आशुतोष। नहीं, देखिए मैं आपको वो रिक्वेस्ट लोग वहां कर रही बैठ के हूं। डिस्टर्ब कर रहे हैं मैंने लगातार, आपको बोला है, लगातार डिस्टर्ब मैंने कर रहे हैं। आपको बीजेपी के personally कार्यकर्ता की request तरीके किया से है। बिहेव कर रहे हैं आप लोग। पर्सनली रिक्वेस्ट किया है, प्लीज सर, प्लीज प्लीज, नहीं, ये ठीक बात वो- नहीं है। आप किसी पार्टी के नहीं, कार्यकर्ता, आपको ये लगे बात ठीक आप- नहीं है। यहाँ पे ये जो बीजेपी आपके का लिए कोई सच सम्मेलन है, नहीं हो वो रहा है। किसी और के लिए झूठ हो सकता है। प्लीज प्लीज बोलने दीजिए, ये सही तरीका नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी की हार जीत लगी रहती है, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। देखिए सुधांशु जी भी मंच पर बैठकर उनसे बहस कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की भाषा का वहां से इस्तेमाल करेंगे तो आई एम सॉरी, ये सही नहीं है। एक लोकतंत्र की ताकत डिसेंट और हर तरह के मुद्दे पर चर्चा से होती है। अगर आप इतने वो हो जाएंगे, ठीक नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं सर, प्लीज। नहीं, आप देखिए, आप बैठे हैं ना, ये प्रमाण है कि आप भी सुनना चाहते हैं, लेकिन सुनने का एक अर्थ ये भी होता है कि आप हर तरह की बात को सुने। प्लीज सर। देखिए जवाब दे रहे हैं ना सुधांशु जी, आपको क्या लगता है सुधांशु जी से प्रबल कोई हो सकता है? तो बैठिए ना, वेट। सो एवरी टाइम यू स्पीक आउट, यू आर नॉट ट्रस्टिंग हिम। प्लीज सिट डाउन सर एंड रिस्पेक्ट एवरीवन ऑन स्टेज, प्लीज सर। तो मैं ये कह रहा हूं 1984 में जब चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, क्या भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई? क्या नहीं खत्म हुई ना? क्या उसके आधार पे आप ये कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बड़े नेता नहीं थे? बड़े नेता थे। तो राजनीति में और जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व खतरे में पड़ता है, लेकिन अगर वहां से अपने आप को रिजुबिनेट कर लें, नए तरीके से रास्ता खोज लें, तो पार्टियां खड़ी भी होती हैं। और कई पार्टियां ऐसी खड़े, डीएमके तमिलनाडु में तो ऐसा कई बार हुआ है। डीएमके 0 सीट आई पूरे लोकसभा के चुनाव में, यहाँ तक कि विधानसभा के चुनाव में भी पूरी तरीके से खत्म हो। तो मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जाहिर सी बात है हमेशा विपक्ष पर हमले करेंगे, और ये उनका अधिकार भी, लोकतांत्रिक अधिकार भी है। लेकिन ये कह देना कि कोई राजनीतिक पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ये मुझे लगता है कि एक राजनीतिक पार्टी को तो शोभा देता है, लेकिन एक पत्रकार के लिए और एक राजनीतिक विश्लेषक के लिए ये शोभा नहीं देता है। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है आज भी कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर 20% वोट, बल्कि 21% वोट की पार्टी है, और 100 सांसद उसके पास हैं। 3 राज्यों में उसकी सरकार है, कम से कम 3 दूसरे राज्यों में वो दूसरे पार्टियों के साथ साझा सरकारों में है। तो उसके अस्तित्व पर सवाल प्रधानमंत्री जी खड़ा कर सकते हैं, सुधांशु जी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमको और आपको तो उसका एक निष्पक्ष तरीके से एक आकलन करना चाहिए। और मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी आज भी देश की मतलब सबसे जिस तरह से आपने बीजेपी का आकलन किया या संघ का आकलन किया, वैसे क्या आज कांग्रेस के कमजोर होने का आकलन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल पत्रकार करना को? चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं होती, अगर उसकी लीडरशिप कमजोर नहीं होती, तो उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो 4 राज्य हैं जहां भारतीय जनता नहीं, इनको पार्टी EVM आसानी हरा रहा है या खुद हार रहे हैं? देखिए ईवीएम के बारे में तो
राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता उस पर बयान दे सकते, पत्रकार। मेरा साफ तौर पर मानना है कि ईवीएम की दुहाई देने वाले लोग दरअसल अपने अंतर्मन में झांके और झांकने की कोशिश करें। गलती आप में है, ईवीएम में गलती नहीं है। या तो आपके पास सबूत है, तब तो आप सामने आइए और कहिए कि ईवीएम में प्रॉब्लम है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर ये बहाना मत करिए, क्योंकि जब आप ईवीएम का सहारा लेंगे तो अगला चुनाव आप कैसे लड़ेंगे? जब आप, क्योंकि अगला चुनाव लड़ने का मतलब है कि आप मान के चले हम तो जीत नहीं सकते। तो स्पष्ट बात क्या है? अंजना जी, अब तो बड़ाई कर रहे हैं आपकी। अरे ये जो बीजेपी के समर्थक हैं उनको सबसे ज्यादा गुस्सा यही आता है। देखिए, ये आपने जो कहा आशुतोष जी, चूंकि आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ आपको, हम लोग भी देश में चुनाव में 100 सीटों पर मैंने ट्रैवल किया, अभी 30 सीटों पर महाराष्ट्र में। अगर ये आप कहेंगे कि जितने समर्थक हैं ये बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, तो ये व्यू पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम जाते हैं, हमने देखा है कई ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो बहुत पैशनेट हैं बीजेपी की आइडियोलॉजी को लेकर। मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के समर्थक है, मैंने कहा बीजेपी के समर्थकों की तरह बिहेव मत करिए। आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप दोनों विचारों को ग्रहण करिए। अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूं तो ठीक है, सुधांशु जी जवाब देंगे उसका। विजय जी, कांग्रेस पार्टी और जो पीएम ने परजीवी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपसे बड़ा राष्ट्रवादी मैं हूं। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब ये आम आदमी पार्टी से निकल के आए हैं, तो इनके साथ ये सब तिकड़ा मत लगाइए। मंच पे आपसे भी जोर से वो नारा लगवाएंगे। आम आदमी पार्टी के पहले पत्रकार थे साहब, उसका है ये दिखाई जो दे रहा है। विजय त्रिवेदी जी। नहीं अंजना जी, आशुतोष के राष्ट्रवादी होने पर उसके वो भारत माता की जय नहीं लगाए ने, तब भी कोई शक नहीं कर सकते, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल जो डिसीजन है या फैसले आ रहे हैं या नतीजे आ रहे हैं, उससे एक आंकने का तरीका हो सकता है, लेकिन वो खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर फिनिक्स की तरह से होते हैं, वो फिनिक्स हैं, वो अपनी राख से फिर जिंदा हो जाते हैं। इसका उदाहरण ये बीजेपी से बेहतर कौन जानता है, जिनके दो बड़े नेता, जब गृह मंत्री अमित शाह को एक वक्त पर हिरासत में लिया जा रहा था, तब उन्होंने भी कहा था, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मेरे उतरते पानी को देखकर मेरे किनारे पर घर मत बनाना, मैं लौट कर आऊंगा, मैं समुद्र हूं, मैं लौट कर आऊंगा। तो वो लौट कर आते हैं पॉलिटिकल पार्टी। और 1984 का जिक्र जब कर दिया कि 2 MP केवल आए, उसमें वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए, अडवाणी जी उस समय चुनाव नहीं लड़े थे, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन 1984 में, और बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का मरसिया पढ़ दिया था, लेकिन वो पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो वो फिनिक्स पार्टी होती है। लेकिन आप अपनी कमजोरियों से कैसे लड़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को ऑडियंस में माइक है क्या? हमारे पास अगर माइक है तो मैं 3 सवाल लेना चाह रही हूँ, माइक लेके पहुंच जाइए। विजय जी बात कांग्रेस को लेकर जो आपने सवाल किया, कांग्रेस में जो मुझे समझ में आता है, मैं उसे दावा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे समझ में आता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 3 C जो है वो इंपॉर्टेंट है, कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी। ये तीनों पर कांग्रेस जो है फेल हो रही है बार बार, और खासतौर से कांग्रेस की लीडरशिप फेल हो रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का जो समर्थक है, वो 20 करोड़ लोग पूरे देश भर में आज भी मौजूद है। वो खुद परेशान है कि ये कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी क्यों नहीं है। 2024 में आप संविधान की कॉपी लेकर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, और महाराष्ट्र के चुनाव में जहां जाति और आरक्षण सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, वहां कांग्रेस इस इशू पर ही नहीं आती। तो उसका कन्विक्शन, कमिटमेंट कर्नाटक के चुनाव में इससे भी बड़ा एक प्रश्न है जो मैं पूछ रही हूँ, फिर सुधांशु जी से, फिर मैं 4 प्रश्न आकर आप लोगों के लूंगी, रुक जाइएगा। मैं अभय जी, मतलब यहां पर बैठा हर व्यक्ति वोटर है, वोटर जाता है जितनी भी, मतलब अगर उसका काम है, व्यस्तता है, हमने देखा है लोकतंत्र के इस जश्न में बुजुर्गों को जो किसी न किसी मतलब जो किसी अंग से भी परेशान है, वो भी पहुंचते हैं, हर कोई पहुंचता है। आप डेडिकेशन देखिए, और आप कहते हैं ये सिस्टम फॉल्स है, फेक है, चुनाव आयोग गलत है। एक सेकंड सर, ये आरोप आप लोग बहुत गंभीर लगाते हैं, आम आदमी के मन को छूता है। क्या आप ये आरोप खत्म करने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि जो वोटर है वो भी कई बार, अब देखिए ना, जो वर्डिक्ट है महाराष्ट्र का, वो चुनाव आयोग के उस बिसात पर, उस फैसले पर मुहर लगाता है। एकनाथ शिंदे को ही सही सिंबल दिया चुनाव आयोग ने, एकनाथ शिंदे को ही विधानसभा चुनाव में जनता ने मैंडेट दिया, अजित पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन ने दिया, जनता ने भी कमान उनके हाथ में सौंपी। चुनाव आयोग नहीं,
कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या फिर कोई और पार्टी वो चुनाव हारती है, कब तक आप हर संस्था को कटघरे में खड़ा करें? चुनाव आयोग को भारत का संविधान हाथ में लेकर निर्णय करना चाहिए। अंजना जी के तर्कों को अगर मैं मानूं तो जो लोकसभा के चुनाव में परिणाम दिए उसमें अजीत दादा पवार की पार्टी को नकार दिया, शिंदे जी की पार्टी को नकार दिया, तो क्या मैं उस वक्त ये कहूं कि जो तुमको सिंबल दिया है, जो तुमको पार्टी सौंप दी है, वो गलत सौंप दी है? तो न्याय सम्मत निर्णय और आवाज मुखर करना जनता ने दायित्व दिया है। प्रतिपक्षियों को क्या दायित्व दिया है कि सत्ता का मार्ग प्रशस्त करिएगा। जब भी सत्ता और उसकी संस्थाएं भटक जाए रास्ते से तो उसको रास्ता दिखाइए। महाराष्ट्र में ये हाल क्यों हुआ सर? प्रधानमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता कहना कि कांग्रेस खत्म हो रही। अरे आपकी सरकार बैसाखियों पर है प्रधानमंत्री जी। आपके राज्य ने आपको सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में नकारा, लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में आधी साफ कर दी। तो ये प्रजातंत्र में शिरोधार्य करते हैं जो निर्णय जनता लेती है, महाराष्ट्र में और झारखंड में। आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं सुधांशु जी, दो जल्दी से बात छोटा मैं जवाब, स्पष्ट रूप सवाल से लो। कहना चाहता हूं। ये सवाल हम खड़ा करेंगे कि ईवीएम में परसेंटेज कैसे बढ़ गया आखिरी वक्त में, लेकिन उसके साथ ये भी कहता हूं, चूंकि मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव नजदीक से देखा है, बहनों के खातों में जो सीधा पैसा गया है वो हूबहू यही पैटर्न उन राज्यों का था जो झारखंड में भी हम मत मिला है और महाराष्ट्र में भी मिला है। तो वो अच्छी स्कीम्स राज्यों की है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी जो रेवड़ी करके संबोधित करते थे उस पर पुनर्विचार करना। जल्दी से एक छोटा सा जवाब, उसके बाद 4 सवाल लेंगे। सुधांशु जी मैं संक्षेप में जवाब देता हूं हाँ, सिर्फ 3 एकदम, वाक्यों 3 में। लाइन। हमारी महाराष्ट्र में जीत का कारण ये रहा कि हमारी सरकार ने शानदार विकास के कार्य किए। नंबर 2, हमारी पार्टी संगठन और सहयोगी दलों के संगठनों ने जी तोड़ मेहनत की। नंबर 3, मोदी जी की जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी, उसके प्रति जनता में विश्वास। और चौथा, वो सांस्कृतिक गौरव जो सदैव महाराष्ट्र की धरती ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने शिवाजी के लिए लिखा था, वो आज लगता महाराष्ट्र की जनता ने चरितार्थ कर दिया कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो, वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। जिन्होंने मुगलों की दिल्ली को दबा दिया था वो अगर इटली के दल से दब गए थे तो उनके लिए समस्या थी। और अंत में मैं कहूंगा कि जो कहा था देवेंद्र फडणवीस जी ने कि वो मुझे सागर समझ के मैं पीछे हटा हूं, वापस फिर आऊंगा, मकान मत बनाना, तो मैं एक पंक्ति कह के बात समाप्त करूंगा महाराष्ट्र चुनाव के लिए कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। चलिए अब 4 सवाल लेंगे। एक टूटी नाव ही बगावत पर उतर आए तो अच्छे अच्छे तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। एक वादा कर दीजिए आज साहित्य आज तक के मंच पे सुधांशु जी। चलिए टूटी और नाव मान एक लिया मिनट आपने। सुनिए ना। हाँ, तो जो बहुमत मिला है उसी के आधार में आप एक वादा कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों को महाराष्ट्र के ये वादा किया था सभा में कि महायुति की सरकार बना देना, 6,000 रुपए सोयाबीन के दे दूंगा। आज सोयाबीन की खरीद चल रही है, इस मंच से वादा करके जाइए कि उनके अकाउंट में 6,000 रुपए देंगे, मैं स्वयं आपको माला पहनाने आऊंगा। चिंता मत करिए, जब 6,000 रुपए किसान सम्मान राशि कही थी तो दिया, फिर उसको 12,000 बढ़ाया तो दिया। चिंता मत करिए सर, अभी 2700 रुपए गेहूं का आपने चुनाव में कहा था नहीं ठीक दिया। है। उत्तर प्रदेश में सर, होली फिर जनता दिवाली की पर बारी गैस के चली जाएगी। सिलेंडर का 4 कहा था, सवाल नहीं बस दिया। लेने हैं। अब तो 4 जनता सवाल। ने अपना निर्णय दे दिया, बाकी बात अभी बाद में करेंगे। लेकिन आप सोया और सरकार कपास बनने के दो। किसानों का आपको करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि बिल्कुल, आप उन इलाकों चिंता में मत विदर्भ करिए। में मैं भी गई 26 हूं तारीख को यदि और वो सरकार बहुत शपथ मुश्किलों ग्रहण का सामना कर रहे करेगी हैं। तो 26/11 का दिन मुंबई के इतिहास में बहुत ब्लैक डे के रूप में है, पर यह 26/11 एक नए युग का सूत्रपात करता नजर आएगा। 4 सवाल एक एक करके सवाल लीजिए। आपके हाथ में माइक है। हाँ, छोटे छोटे सवाल और हमेशा अपनी भाषा का और इस मंच की मर्यादा का ख्याल रख के सवाल पूछिएगा। मंच पर उपस्थित सभी पूछिए, सम्माननीय हाँ। प्रवक्ताओं को मेरा सादर वंदे। हाँ। मैं विकास अनिल सराफ, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, और मैं सम्मानीय मंच के सामने एक अपने भाव प्रकट करना चाहता हूं कि जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सदैव ही ईवीएम पर, भारत की न्यायपालिका पर, कार्यपालिका पर और भारत की गंदी राजनीति में एक अपना हस्तक्षेप दिया है, मैं पूछना चाहता हूं सम्मानीय कांग्रेस के प्रवक्ता से कि जब आपकी जीत सुनिश्चित होती है तो आप क्यों ईवीएम पर उंगली नहीं उठाते? और जब आप प्रभु श्री राम जी को अयोध्या के मंदिर के मुद्दे पर कोर्ट में काल्पनिक रहने की एक कहने की भी जरूरत करते हैं, तो उस वक्त आपका राष्ट्रवाद कहां ठीक चला है, अगला जाता है? सवाल। और एक कहने साथ की जवाब बात, दीजिएगा, एक साथ। 4 सवाल लेने हैं बस, जल्दी से माइक लीजिए। साथ में आपसे कहना टू लाइन। नो चाहता सर, हूं नो कि सर, जब आप नो भारत सर, के लिए टेक द माइक, टेक द माइक। ठीक है, टेक द माइक।
माइक अपने हाथ में रखिए और 4 छोटे छोटे सवाल लेने हैं। आप समझ गए? जल्दी से लीजिए, इनसे लीजिए माइक आप अपने हाथ में लीजिए भाई साहब। मेरा एक साधारण सा सवाल आप माइक छोड़िए सर। जी जी, मेरा एक साधारण सा सवाल अभी दुबे जी से है। जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने मुस्लिम लीग की भी बात करी, तो जब आप आरएसएस की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप ही की कांग्रेस पार्टी के माई बाप राहुल गांधी जब यूएस में जाके मुस्लिम लीग को संपूर्ण तरह से धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जिसको सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू सांप्रदायिक कहते हैं, तब आपकी धर्म। अगला सवाल, अगला प्रश्न एक इधर से ले लीजिए, एक इस तरफ से लीजिए, आगे बढ़ के एक लीजिए। मेरा एंड क्वेश्चन है, डोंट गिव द माइक। कृपया पैनलिस्ट अपना सुझाव दें। राहुल जी बार बार चाइना में क्यों जाते हैं और अमेरिका में जाके देश की छवि क्यों खराब करते हैं? ठीक है, महिला जो है उनसे लीजिएगा, महिला से, महिला है वहां पे। माइक मत छूइए मैम, माइक छोड़ दीजिए प्लीज, अंडरस्टैंड। मेरा सवाल आशुतोष सर से है। आरएसएस में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है। आरएसएस में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है, लेकिन आरएसएस में इनका मंच, राष्ट्रीय मंच बन चुका है। आप किस मुसलमान की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर रह करके अन्य विचारधारा, मतलब बाहरी विचारधारा का समर्थन करते हैं, या जो राष्ट्रवादी सोच का समर्थन करते हैं? आपसे ठीक है, वो एमपी वाले भैया आगे आ गए हैं, एक आखिरी सवाल उनसे लीजिए। वो जो कान पे चश्मा खोसे हैं भाई, लीजिए उनका सवाल, नहीं तो बहुत तंग करेंगे। इनका नहीं, आगे जल्दी। 2 लाइन का सवाल, सिर्फ 2 लाइन का सवाल। डोंट होल्ड द माइक सर, लेट द माइक बी इन द जर्नलिस्ट हैंड। ओके, तो थैंक यू फॉर ऑल मेंबर्स। मेरा सवाल सबसे पहले तो, अंजना जी आप कौन सी चक्की का आटा खाती हैं, कृपया मुझे भी बताएं, तो मैं वहाँ से 1 किलो तो नहीं 100 ग्राम जरूर वहाँ से लेना चाहूँगा, और अपनी बीवी और मैं खुद खाना चाहूँगा उसको। सवाल पे आइए। मेरा सवाल ये है कि आशुतोष जी, आपसे किसी भी बीजेपी का मतलब एप्रिसिएशन क्यों नहीं निकलता आपके मुंह से? मैंने आपको कभी फॉलो किया है, पर कभी भी आपने बीजेपी लीडर को कभी प्रशंसा नहीं किया। दुबे जी आपसे शुरू करते हैं। सारे के सारे लेते हैं हमारी सवालों से तलाशी, उनसे कभी सत्ता के गिरेबा में झांका नहीं जाता। सवाल तो होने चाहिए थे सरकार से। इस देश के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने देश के नागरिकों से कहा कि इस देश के प्रजातंत्र को बचा लीजिए। तब ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए था। इस देश के कलमकार, कलाकार, इतिहासकार, साहित्यकार आए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी असहिष्णुता बढ़ रही है, तब इन्होंने कहा कि ये तो सारे अवार्ड वापसी देंगे। जब इस देश की बेटियां ना न्याय मांगने आई, तब नहीं, मैं पर इस देश की जनता पुनः तीसरी बार आकर इनकी सरकार बना देती है। मसला ये है आपका। सरकार देखिए अंजना जी, ये जो कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन से प्रारंभिक आंदोलन है। सत्ता हमारा ध्येय नहीं, सत्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब से बना है उनका ध्येय है। हमने वो कह रहे थे कि बड़े दिल से उन्होंने पूछा आपसे कि बीजेपी की कभी प्रशंसा निकलती क्यों नहीं है आपके मुंह से? पहले बात तो मामा कहते अकेली किसी लड़की ने सवाल पूछा तो उसके जवाब देना बहुत जरूरी है। मेरा राष्ट्रवाद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। जो भी संस्था, जो भी व्यक्ति किसी एक धर्म के खिलाफ नफरत की बात करता है, मैं उसका बहिष्कार करता हूं, मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूं। दूसरी बात, आपने ये कहा कि मैं बीजेपी का विश्लेषण नहीं करता। 2014 के पहले कांग्रेस पार्टी भी मेरे बारे में कहती है कि मैं उनका विश्लेषण नहीं करता। बड़ाई कह रहे थे। वैसे सवाल तो इनसे पूछे गए, तो मैं इनके बिहाफ पे बोल देता हूं। जो मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। विजय जी, मैं चाहता हूं कि अब जब लोकसभा का ये संसद का सत्र शुरू, यहाँ बहस हुई है, बहस तो करें, वही कह रहा हूं, संसद का सत्र में बहस शुरू करें। और दूसरी बात, हम ये उम्मीद करें कि एक दिन में सुधांशु जी की सरकार एक दिन में 140 सांसदों को सस्पेंड नहीं करेगी, ये उम्मीद हम कम से कम रखें। मैं अंत में सिर्फ एक लाइन कहूंगा जो मुझे यहां भी दिखाई पड़ा, महाराष्ट्र के निर्णय में दिखाई पड़ा और पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। तालियों के साथ आप चारों का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि मुझे लगता है एक सार्थक बहस यहाँ पर हुई है, हर तरह की विचारधारा सामने आई, और उम्मीद यही करेंगे कि जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तब भी हमारे माननीय सांसद इस देश और अपनी जनता, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के साथ इंसाफ करेंगे, क्वेश्चन आवर भी चलेगा और ज्वलंत मुद्दों पर बहस भी होगी। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।